दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी कि वहाँ पे सोलो रुकने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। मैं एक सदन में गई, उन्होंने बोला कि नहीं आपको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस वाले ने मुझे बोला कि यहाँ पे ना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डॉर्मेट्री में रुक जाओ। 1-1.5 घंटा घूमने के बाद मेरे को एक डॉर्मेट्री मिल गई। तो वो वीडियो मैंने नॉर्मली डाली थी ऐसे अपना एक्सपीरियंस बताते हुए। वो वीडियो डालने के बाद मैं महाराष्ट्र में थी, सोलापुर पहुंची थी। सुबह सुबह मैंने कॉमेंट देखा यूट्यूब पे कि आपकी वीडियो की वजह से ना यहाँ पे हंगामा मच गया है। मैंने कहा किसी ने ऐसे ही लिख दिया होगा। फिर शाम को मुझे कॉल आता है कि हम डिप्टी सीएम सर के ऑफिस से बात कर रहे हैं, सर ने आपकी वीडियो देखी। फिर उन्होंने बोला कि सर चाहते हैं आप दोबारा आओ, आपको अच्छे से इस बार प्रोटोकॉल के साथ दर्शन करवाएंगे। पवन कल्याण सर वो तेलुगु एक्टर भी हैं बहुत बड़े, उनके पीए ने मुझे बोला कि सर के लिए ना फोन आते हैं हमको डेली कि इतना करोड़ रुपए दे देंगे। अमेरिका से फोन आते हैं जो इंडियन फैमिलीज बाहर है, हमारी सर के साथ एक फोटो करा दो, मेरे नाम पे इतनी जमीन है, आधी जमीन आपको दे दूंगा, सर के साथ ये करा दो। बोलता आप पहले ऐसे इंसान हो जिसको हमें मनाना पड़ा सर से मिलने के लिए। ईस्ट कोस्ट पे थी विशाखापट्टनम, मेरे को रुकना था, मेरी आइटिनरी में था। विशाखापट्टनम की तरफ जा रही थी तो पता चला रास्ते में कि साइक्लोन आ रहा है। इतनी बारिश हो गई, बहुत जोर जोर से बारिश होने लग गई और इतनी जोर से हवा चल रही थी। ऐसा हुआ था कि मैं रोड पे लेफ्ट लेन में चल रही हूँ, राइट लेन में ट्रक चल रहा है। इतनी जोर से हवा चली कि मैं लेफ्ट लेन में हूँ, हवा के कारण मैं राइट लेन में चली गई। और मैं उस टाइम ये मैंने शुक्र मनाया कि मेरे साइड में ट्रक नहीं था। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ट्रैवलर हैं, एक बाइकर हैं, एक एडवेंचर एंथुजियास्ट हैं। और एक मज़े की बात यह है कि ये एक फ़ीमेल है। हमारे देश में बहुत कम फीमेल ट्रैवलर्स हैं जो कंटेंट भी क्रिएट करते हैं और जो बाइक भी राइड करते हैं। तो आज हमारे साथ स्वाति हैं, स्वाति रोजा। ये पिछले 4 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, ये बाइकिंग करते हैं और सोलो ट्रैवल भी करते हैं। तो आज हम इंडिया के बारे में कुछ मज़ेदार बातें जानेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस जानेंगे। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक ट्रिप करी थी जिसमें इन्होंने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग बाइक पे सोलो कवर करे, तो उस ट्रिप की भी बात करेंगे। तो फिलहाल स्वागत करते हैं स्वाति का। स्वाति वेलकम। हाय, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका। हम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हम तो यहाँ बैठे बैठे थक जाते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि आप इतनी बाइकिंग करते हो, आप बाइक चलाते हुए कैसे नहीं थकते यार? आदत हो गई है, और जब पैशन होता है ना किसी चीज़ का तो उस चीज़ में फिर मज़ा आता है। थकान फिर थोड़े साइड लाइन हो जाती है। पैशन चलो स्टार्टिंग में तो मज़ा देता है, बट कभी तो सज़ा भी देता है। तो और बाइक के लिए तो ऐसा भी माना जाता है यार, बारिश आती है तो भीग जाओ, बर्फ़ होती है तो स्लिप करती है, कंफर्ट नाम की ये बोला जाता है बाइक किसी काम की है नहीं, बस बनी हुई है, बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। तो आपका क्या टेक है बाइकिंग को लेके? देखो, चीज़ों के लिए प्रिपेयर तो होना पड़ता है। अभी जैसे मेरी कोई भी एक भी राइड ऐसी नहीं गई जिसमें मुझे बारिश ना मिली हो। अच्छा, मतलब पूरी राइड मैंने करके आ गई, ठीक है। लास्ट का एक दिन ऐसा होता ही होता है जब बारिश में भीग जाती हूँ। मतलब अगर मेरी 10 दिन की राइड है, 9 दिन आराम से निकल जाएंगे, 10वें दिन भीगना है। अच्छा। बारिश आनी ही आनी है, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे बारिश का मौसम हो भी ना। हाँ, कोई से भी सीजन में ट्रैवल कर रही हूँ तो रेन लाइनर्स होते हैं उस चीज़ के लिए हमेशा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो वापस आ रही हूँ, घर आ रही हूँ, लास्ट का डे है और बारिश हो गई और इतनी थक गई हूँ कि रेन लाइनर्स निकालने का मन नहीं है, तो भीगते भीगते घर चली जाऊंगी। पर आपको ये नहीं लगा कि भाई बीइंग अ फीमेल की भाई कार से ज़्यादा सेफ है ट्रैवल करना रादर देन बाइक, तो कार से ही कर लेती या ऐसा कुछ? देखो, इट वाज नेवर अबाउट बाइक और कार और ट्रैवल ऑल टुगेदर। मेरे को बाइक के लिए मैं पैशनेट थी, तो मैंने सोचा कि बाइक से करते हैं। कार मेरे माइंड में कभी आई नहीं, बट अभी कार से भी देखते हैं आगे जाके। पर आपको ये ट्रैवलिंग का भूत कैसे चढ़ा और फैमिली ने कैसे लिया इसको कि भाई हमारी लड़की बाइक से जा रही है, पूरा इंडिया घूम रही है बाइक पे? तो फैमिली ओके थी जब आपने इनिशियली बताया? हाँ, मैंने उनको बताया कि मेरे को मोटो ब्लॉगिंग करनी है। तो स्टार्टिंग में तो होता है कि कैसे करेगी, क्या करेगी, तो उनको ये तो था कि कुछ भी सिचुएशन में आएगी तो ये संभाल लेगी खुद से। तो मेरे को भी ये था कि खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और घर वालों को भी मुझ पे आए कि हाँ ये कर लेगी। तो पहले बाइक नहीं थी जब मेरे पास, तो मैंने एक प्लान बनाया। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को उठाया मैंने, और हम दोनों दिल्ली से हिमाचल चले गए स्कूटी पे। अरे तो भाई ये तो
अलग ही क्रेजी चीज है, मतलब स्कूटी से हिमाचल। कौन सी स्कूटी थी? एक्टिवा? एंटॉर्क। अच्छा। तो ये था कि अभी करना तो है ही, तो कब तक बाइक के लिए वेट करूंगी, बाइक आने में भी टाइम लगेगा, बाइक खरीदने में। तो स्कूटी उठाई और फिर हम हिमाचल चले गए। कितने दिन में पहुंचे? एक ही दिन में पहुंच गए मैं। यार बड़ी तेज भगाई स्कूटी। और लड़कियों के और स्कूटी के मीम आ रहे हैं मेरे माइंड में कि इधर मुड़ रही है, ब्रेक लग रही है तो पैर नीचे घिसट रहा है। ब्रेक लगी तो पीछे 3-4 गाड़ी ठुक गई। नहीं यार, चलो एक दिन में पहुंच गए सेफली तो भाई बड़ी बात पूरा है, मतलब। इंडिया घूम रखा है बाइक पे, तो ये सब आपको मीम में ही देखने को मिलेगा खाली। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। आपके केस में कह सकते हैं, मतलब आप उन 1% 2% लड़कियों में से हो जो स्कूटी बाइक बढ़िया चला देखो लेते ऐसा हैं। है कि लड़कियों के लिए कोई भी व्हीकल होता है वो लेट इसलिए सीखती है क्योंकि वो शुरू से उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस नहीं होती है। लड़कों का क्या है कि स्कूल में आए, बाइक लेके निकल गए, 18 के होने से पहले ही गाड़ी सीख ली, और जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे ना, वो चीज़ें सीखने का डर वो बढ़ता जाता है, तो इसलिए लड़कियों को टाइम लगता है थोड़ा। आपने कौन सी एज में सीखी थी स्कूटी या बाइक? मैंने स्कूटी से पहले बाइक चला ली थी। उस टाइम कितने साल के थे आप? शायद मैं 6th या 7th क्लास में होंगी। ओह, लड़कों से पहले ही सीख ली। मतलब मैं उसकी स्टोरी बताती हूँ आपको। मेरे और मेरे भाई में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो जितनी भी शैतानियाँ बचपन की हमने साथ में करी है, ऐसा कि मतलब वो मुझे चैलेंज देता था कि तू ये कर देगी, मैं ये कर दूंगा, तू ये कर देगी। एक बार क्या हुआ था कि हमारा ना 2 फ्लोर का घर था, तो हमारे घर के पीछे एक प्लॉट खाली पड़ा रहता था, तो जो बाउंड्री होती है जिसको डोली बोलते हैं हरियाणवी में, तो वो पीछे वाली पे पहले हम क्या होता था कि साइड वाली पे चलते थे कि साइड में घर है तो ज़्यादा वो गिरने का भी वो नहीं है कि गिरेंगे तो ज़्यादा नहीं लगेगी। तो पहले उस पे चलते थे, तो उस पे वो चलता था, मेरे को चैलेंज करता था कि इस पे चल के दिखा। मैं चल देती थी होड़ में कि तूने कर दिया मैं भी करूँगी। वो पेड़ पे चढ़ रहा है, चढ़ के दिखा तो मैं चढ़ देती थी। फिर एक बार ऐसा आ गया कि अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब बची है वो लास्ट वाली वो दीवार, उसके पीछे प्लॉट है नीचे। अब वो उस पर चल दिया, कह रहा मेरे को इस पर चल के दिखा। तो अब मेरे को ये है कि यार, और हवा चल रही थी उस टाइम पे बहुत ज़ोर से, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ सीधी नीचे, तो अब मेरे को इसने बोला, इसने कर दिया, मुझे तो करना ही है, मैं ना कैसे करूँ। फटी तो बहुत थी उस टाइम पे, लेकिन अब उसने चैलेंज दिया है, करना पूरा है, तो मैंने कर दिया। बस हवा चल रही है, मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ और बस प्रे कर रही हूँ कि इधर ना जाऊँ, इधर गिर जाऊँ, उधर ना गिरूँ। तो ऐसे ऐसे करके हो गया। तो ऐसा था। तो एक दिन मेरे पापा पुलिस में हैं, तो संडे था, पापा सो रहे थे, तो भाई आया मेरे पास, बोलता कि चल बाइक चलाएंगे पापा की। तो मैंने उसको बोला कि एक ही शर्त पे हम चलाएंगे, अगर तू मुझे भी चलाने देगा तो तभी मैं तेरे साथ जाऊंगी। तो उसने बोला ठीक है। तो हम चले गए बाइक लेके। मेरे को साइकिल चलानी आती थी बस, मतलब बैलेंस करना आता था। तो जहाँ पे मतलब हम बाइक लेके गए, उधर पहुँचे, अब वापस आने लग गए, तो उसने नहीं दी बाइक। तो हमारी लड़ाई हो गई कि बाइक दे, तूने बोला था मुझे चलाने देगा तभी जाऊंगी। उसने बोला कि ये ले चाबी, चला ले खुद, मैं नहीं बता रहा। तो वो भी फिर वो उस पे आ गई कि इसने बोला ये नहीं सिखाएगा, अब तो खुद ही करना पड़ेगा। मैंने चाबी ली, बाइक स्टार्ट करी। उस टाइम में मुझे बस पहला गियर लगाना आता था कि ये पता है पहला गियर आगे लगेगा, उसके बाद नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। तो मैं वहाँ से घर तक पहले गियर पे बाइक लेके गई। ये भी बड़ी बात है, चला लिया आपने आगे को। और रिस्क भी लिया ही है। हाँ, रिस्की था वो। बैलेंस साइकिल करनी आती थी तो मेरे को पता था बाइक बैलेंस हो जाएगी। उसको भाई का साथ इसलिए चाहिए था ताकि वो बताए गियर कैसे लगेंगे, कैसा होगा। लेकिन वो चला गया और मुझे पहला गियर लगाना आता था, तो फिर मैं उसी से घर आ गई। भाई बताओ, चला ही गया भाई। आपका तो और रचित का शुरुआत से ही खतरों के खिलाड़ी चल रहा, मुझे लग रहा है। हम थोड़ा ऐसे नहीं, जैसे दूध लेने जाना होता था तो सीधा रास्ता नहीं पकड़ा, दीवारें कूद कूद के जाना होता था। ऐसा बहुत रहा है हमारा। बढ़िया। फिर ट्रैवल का कैसे सोचा आपने कि अब ट्रैवल करूंगी, ब्लॉगिंग करूंगी, भाई सोशल मीडिया में घुसना है? देखो भाई तो बहुत टाइम से यूट्यूब कर रहा है, मेरा कभी भी था नहीं कि मेरे को सोशल मीडिया करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थी पहले। अभी कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे होने की। तो मैं ना हमेशा से स्पोर्ट्स में थी। स्कूल में मैं, मुझे लगा कहोगे इसमें भी भाई ने चैलेंज कर दिया, मैंने कर लिया, करके दिखा तू भी। नहीं, तो स्कूल में मैं एथलेटिक्स में थी, जैवलिन थ्रो वगैरह ये सब करती थी। उसके बाद फिर कॉलेज में गई तो और सारे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी वबड्डी, तो ये सब खेलती थी मैं। तो लेकिन मतलब मेरा पर्सनालिटी मेरी ऐसी थी पहले कि अगर कोई भी फेस्टिवल हो रहा है, कोई भी फेस्ट हो रहा है कॉलेज में,
अगर तुम मुझे स्टेज पे चढ़ा दोगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो मेरे से नहीं होगा, मैं इतनी नर्वस हो जाती थी। लेकिन अगर मैं खेल रही हूँ, मेरा मैच चल रहा है, जितने लोग आ रहे हैं उतना मेरे को बूस्टअप मिलता था कि लोग मुझे देखने आ रहे हैं, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, ऐसा होता था। तो सोशल मीडिया मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे से कैमरा फेस नहीं होता था, ठीक है। अगर आप मेरा फर्स्ट व्लॉग देखोगे और आज मेरा रीसेंट व्लॉग देखोगे तो आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं फिजियोथेरेपी कर रही थी उस टाइम पे, 4th ईयर चल रहा था मेरा। तो मेरे दोस्त भी बहुत बोलते थे कि यार तेरा भाई कर रहा है, तू भी कर दे यूट्यूब। तो मैं सोचती थी यार क्या करूँ ऐसा मैं कि यूट्यूब पे उसको लंबे टाइम तक खींच पाऊँ। फिर वो ऐसा ही कुछ होगा जिसमें मैं पैशनेट हूँ, और मेरे को था बाइक के लिए पैशन। और पहले मुझे सच में पता भी नहीं था कि लोग ऐसे बाइक राइड पे जाते हैं, ये भी ऐसा कुछ होता है। वो बस मैंने एक बार कुछ वीडियो देख लिया ऐसे यूट्यूब पे, मैंने मम्मी को दिखाई, मम्मी देखो ऐसा होता है, ऐसा भी कर सकते हैं हम। उससे पहले पता ही नहीं था कि हाँ ये पॉसिबल भी है। तब मेरे को हो गया कि नहीं, अब मैं यूट्यूब करूँगी तो मैं राइडिंग ही करूँगी। मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी बोल दिया था, मेरे पास बाइक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। मैंने तभी बोल दिया था कि ये मेरा चैनल है, यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मुझे आगे जाके मोटो व्लॉगिंग करनी है। वो धीरे धीरे चीज़ ऐसे होती गई कि फिर मैं वेट करती रही। 4th ईयर हुआ, फिर मेरी इंटर्नशिप थी, तो मैं इंटर्नशिप ख़त्म करी, स्टाइपेंड का वेट करी थी कब मिलेगा, कब मैं बाइक खरीदूँगी उससे। फिर मैंने पहली बाइक खरीदी, तो ऐसे ऐसे चीज़ें फिर होती गई आगे। ओके। और आपका पहला व्लॉग भी हिट ही था मेरे ख्याल से, आपने बताया ऑफ कैमरा कि पहला डलते ही बढ़िया व्यूज़ आ गए थे उसमें। हाँ, मतलब ऐसा था कि बहुत ज़्यादा शाय, मतलब कंजर्वेटिव नेचर था मेरा बहुत ज़्यादा। तो अब मैं व्लॉग डालूंगी, मेरे कॉलेज के बच्चे देखेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो मैंने व्लॉग डाला, ये सोच के डाला था कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा तभी आगे करूँगी, वरना छोड़ दूँगी। वो डाला और वो चल गया। मतलब जो भी चीज़ मैंने ऐसे सोचा ये करूँगी और ये हो गई तो ही करूँगी, और वो चीज़ें होती गई हैं, आज तक हो रही है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं अभी भी सोचती हूँ ऐसा होगा, और वो हो जाता है। आपने बाइक से ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह आपने ट्रैवल करा हुआ है, 12 ज्योतिर्लिंग भी आपने कवर करे हुए हैं। लद्दाख हो गया, नॉर्थ ईस्ट भी हो गया, साउथ भी हो गया। तो कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग जगह आपको लगी? इंटरेस्टिंग जगह तो सारी ही इंटरेस्टिंग है। बट कोई एक ऐसी यादगार रही है जहाँ आप कितनी बार भी जा सकते हो, जितनी बार जाना हो खुशी खुशी जाओगे आप। वो तो फिर लद्दाख ही है, वो तो बाइकर्स का पैराडाइज बोलते हैं उसको। बाकी नॉर्थ ईस्ट मैंने अभी नहीं एक्सप्लोर करा अच्छे से, तो नॉर्थ ईस्ट मैं करना चाहूँगी। पर लद्दाख के लिए ऐसा कहते हैं पहले जैसा नहीं रहा, बहुत चीज़ें बदल गई, ऐसा है सच में? मैं पहले गई नहीं, मैंने पहले देखा भी नहीं कभी। कितने साल पहले गए थे आप फर्स्ट टाइम? मैं गई थी 2024 में। अच्छा। पर सबसे सुंदर जगह जहाँ आप गए हो इंडिया में, वो लद्दाख ही है या कोई और जगह आप कहोगे कि भाई यहाँ तो लोगों को जाना चाहिए, जो ब्यूटीफुल हो जगह? देखो बहुत सारी जगह है। मुन्नार भी मेरे को काफ़ी सुंदर लगा था। मुन्नार के वो भी रोड ट्रिप के तरह से ही जा सकते हैं, या फिर मतलब बाइकिंग पे बेटर रहता है, या गाड़ी वाड़ी से जाओ, या जगह पे एक जगह होती है ना जिसका रास्ता बहुत सुंदर होता है, और एक होती है वहाँ पहुँच के आपको मज़ा आ जाता है। देखो बाइक में और गाड़ी में क्या डिफरेंस है कि गाड़ी में बस आप, मुझे ऐसा लगता है A to B जाते हो, बाइक पे आप पूरी एनवायरनमेंट फील करते हो वहाँ जाते टाइम। तो ऐसा है। और जब मैं मुन्नार गई थी तो हम 2 लोग थे, हमने दिल्ली से बैंगलोर नॉन स्टॉप करा था। नॉन स्टॉप मतलब हमने कहीं स्टे नहीं लिया था। आई थिंक 2100 किलोमीटर है। तो रात भर भी चलते रहे रात आप? भर चलते रहे, नींद आ रही है तो किसी ढाबे पे सो गए, अच्छा, किसी फुटपाथ पे वो उस पे सो गए। ये वाला एक्सपीरियंस कैसे रहता है यार? और तुम्हारे माइंड में आता कैसे क्या फुटपाथ भी एक ऑप्शन है? क्योंकि हम तो खुद नहीं सोचे हैं फुटपाथ पे जाके सो जाएं या ढाबा ऑप्ट कर लें। तो आपका एक, मैं आपका वो जानना चाहता हूँ, सोचते क्या हो कि यार मतलब डर नहीं लगता बिल्कुल भी? देखो अकेली अगर मैं होती हूँ तो मैं ऐसे रिस्क नहीं लेती हूँ, लेकिन हम 2 लोग थे तो जब अकेली होती हूँ तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा माइंड में चल रही होती है। तो ऐसा भी होता है, जैसे मेरी अभी लास्ट वाली राइड थी जो 12 ज्योतिर्लिंग मैंने करे, तो एक्सपीरियंस मेरे बहुत सारे अच्छे गए थे, बुरा एक्सपीरियंस एक भी नहीं था। लेकिन मेंटल एग्जॉशन इतना था, वो सेफ्टी दिमाग में चल ही रही थी डे 1 से डे एंड तक। तो उस चीज़ का मेंटल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा सोच के हो जाता है, क्योंकि आपको सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हर जगह। वो एक भी मिनट वो थॉट आपके दिमाग से जा नहीं सकता कि तू अकेली है, तुझे देख देख के करना है जो भी करना है। तो उस चीज़ का मेंटल एग्जॉशन बहुत था। लेकिन जब हम 2 लोग होते हैं या 3 लोग होते हैं तो मैं बहुत फ्री होती हूँ, बहुत ज़्यादा। कि एक बार ऐसा हो रहा था कि हमने उत्तराखंड वाले 4 धाम करे थे, तो हम यमुनोत्री जा रहे थे। तो सोच के तो ये गए थे कि बढ़िया ठंडा होगा, लेकिन वहाँ पहाड़ पे पहुँचने के बाद भी गर्मी ही थी, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। अब रास्ते में कुछ मिल नहीं रहा है,
अब मेरे को आ रहे हैं लटके मेरा और धूप का थोड़ा बेकार वाला कॉम्बिनेशन है। धूप होती है, मैं बाइक चला रही होती हूँ तो मैं ड्रेन होती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे को लटके आ रहा है बाइक चलाते चलाते। लटके मतलब नींद की झपकी? हाँ, नींद की झपकी। तो मेरे को ये हो गया था कि अब मेरे को एक पावर नैप चाहिए 5-10 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कुछ मिल नहीं रहा था। अच्छा, पावर नैप भी 5 मिनट की चाहिए, थोड़ा स्ट्रेच कर लो। हाँ, मतलब वो पावर नैप 5 मिनट की बहुत होती है, वो पूरा आपका टाइम निकाल देगी आगे का बचा हुआ। तो कुछ मिल नहीं रहा है तो बाइक साइड में लगाई और रोड पे ही सो गई 5 मिनट के लिए। अरे भाई कैड़ा ही रिस्क लिया। आपको ये डोपामिन मिलता है ऐसी ऑफ चीज़ें करने में? क्योंकि लोग अगर जाएंगे तो कोई सस्ता सा बीएनबी देख लेंगे यार थोड़ी सेफ्टी के लिए। आपको मतलब ये करने में आपको फिर मज़ा आता है, मतलब आपको कि यार मैं रोड पे ही सो जाऊँ या फिर मैं फुटपाथ पे या ढाबों पे कर लूँ पर्पसली? वैसे जब भी राइड पे जाती हूँ तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर हो जाती हूँ। कंफर्ट जोन से बाहर होना आपका कंफर्ट जोन है? हाँ, कह सकते हो। तो महीने में आधे दिन वो होता है, आधे दिन मैं इतना कंफर्ट में रहती हूँ, घर आने के बाद मैं घर से ही नहीं निकलती। दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता है, आज भी आने में मुझे कितना टाइम लग गया। तो मैं घर से ही नहीं निकलती जब मैं घर पे होती हूँ, और जब निकलती हूँ तो फिर अच्छे से निकलती हूँ। और कोई जगह जैसे मुनार जिसके रास्ते सुंदर हैं बहुत ज़्यादा, जो बिगिनर बाइकर्स हैं जो ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर जो शौकीन लोग हैं, तो आप अपनी बेस्ट 4 या 5 रोड ट्रिप्स बताओ जो सबसे बेस्ट हो, जो जिनका रास्ता देख के मज़ा आ जाए, बहुत खूबसूरत रास्ता हो। सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड जो है वो है महाराष्ट्र मॉनसून के टाइम में। 2024 में मैं गई थी, और मैं उससे पहले ना, मतलब राइडिंग शुरू करने से पहले मैं कहीं भी नहीं निकली थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज के, तो मुझे घर वालों को ये कन्विंस करने में बहुत टाइम लग गया था कि हमारा जो दोस्तों का ग्रुप था वो वैष्णो देवी जा रहा था ट्रिप के लिए। तो 10-15 दिन लग गए उनको मनाने में कि जाने दो जाने दो जाने दो। अरे अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि वो लोग सोचते ही नहीं, उनको पता है कि इसको करना, ये कर लेगी, उनको कोई टेंशन नहीं रहती। तो मैंने देखा नहीं था बहुत कुछ ज़्यादा, और उससे पहले भी जब मैंने जो राइड करी थी वो नॉर्थ की साइड करी थी, लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया। तो पहली बार मैं जब दिल्ली से साउथ की तरफ गई, महाराष्ट्र गई, और मेरे को नहीं पता था महाराष्ट्र में पहाड़ भी होते हैं। सच बताऊं तो मेरी ज्योग्राफी बहुत वीक थी पहले, अभी इतनी स्ट्रांग हो गई है घूम घूम के। स्कूल में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ज्योग्राफी पढ़ना। तो मैंने देखा यार पहाड़ हैं, वाटरफॉल्स हो रहे हैं, और इतना सुंदर है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए हैं, तो हेवन है। तो वो देख के मैं बहुत वो हो गई थी कि मॉनसून में कहीं मत जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ। कौन सी जगह इन पर्टिकुलर? बहुत सारे घाट्स हैं वहाँ पे, आप बहुत सारे घाट्स हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, आप कहीं भी जा सकते हो। मतलब वेस्टर्न घाट्स के आसपास इतना सुंदर रहता है मॉनसून में, बहुत ज़्यादा। ओके, सेकंड? बाइक से लद्दाख जाना तो सबका सपना होता ही है, और स्पीति भी बहुत सुंदर है। स्पीति में पूरा सर्किट होता है, मेरा सर्किट अभी बाकी है करना, लेकिन सर्किट भी वो बहुत सुंदर है। थोड़ा रास्ता ख़राब है उधर का, लेकिन वही तो फन होता है। ठीक है। और थर्ड? किलर किश्तवाड़ वाला एक रूट है, उसको इंडिया का, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रूट्स में से आता है वो। जम्मू और हिमाचल के बॉर्डर पे पड़ता है। तो जो उसका मेन रूट है वो तो बंद हो गया है, जो मेन, उसको क्लिफ हैंगर बोलते हैं। एक ऐसी रोड है, बहुत पतली सी और पूरी खाई है, तो वो भी के लिए बंद कर दिया है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी बहुत टफ है, थोड़ा डेंजरस सा है। और वो फिर जब आप पहुँचते तो ब्यूटीफुल भी है कि भाई जो आपको नज़ारा देखने को मिलता है। देखो, पहाड़ों की ब्यूटी ना डिपेंड करती है। मॉनसून के टाइम पे अलग होता है, लश ग्रीन होता है। आप नॉन मॉनसून के टाइम पे जाओगे तो ऐसा ब्राउन ब्राउन से पहाड़ रहेंगे। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से सीजन में जा रहे हो। ओके। पर मॉनसून के टाइम रिस्की नहीं होता है, लैंडस्लाइड्स और रास्ता जाम, और रिस्की नहीं रहता थोड़ा? ऐसी जगहों पे कम लोग जाते हैं, वो थोड़ी ऑफ बीट जगह है, वहाँ पे कम लोग जाते हैं, और रास्ता थोड़ा हाइट पे है वो तो, और बहुत ज़्यादा आसपास पहाड़ भी हैं, पेड़ भी हैं, तो रास्ता जो है वहाँ का, वहाँ पे हमेशा सनलाइट नहीं आती। तो ऐसा होता है कि अगर बारिश आ गई तो वो रास्ता सूखता ही नहीं है, बहुत बहुत टाइम में सूखता है। या फिर बर्फ़ पड़ गई तो भी रास्ता बहुत टाइम लगता है उसको सूखने में। तो ऑलरेडी दलदल कहीं ना कहीं, मतलब दलदल तो नहीं, थोड़ी मिट्टी ऐसे रहती है, कीचड़ कीचड़ सी। आप जब गए थे तो आपकी बाइक वाइक फंसी थी? बाइक फंसी नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया रास्ते में, और ये लगा लो आप, आई थिंक 45 डिग्री की चढ़ान थी वो, और रास्ता बेकार है, बहुत सारे पत्थर है बड़े बड़े। तो अब बीच बीच में ऐसा पैच आया जहाँ पे रास्ता मिल ही नहीं रहा मुझे कि बाइक कहाँ से निकालूँ, और फिर वो मोमेंटम भी बनाए रखना है क्योंकि बाइक ऊपर चढ़नी है। और जब क्योंकि नीचे भी 45 डिग्री पे तो नीचे भी आने लगती हाँ है। हाँ हाँ, वो मोमेंटम भी बना के चलना है। मोमेंटम टूटा तो फिर बाइक गई।
तो अब मेरी बाइक चढ़ गई एक पत्थर पे, बहुत बड़े पत्थर पे। तो बाइक पहले उछली, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर इधर हुई। 3 बार ऐसे ऐसे हो गए, जैसे दूर से जो अगर कोई देखे ना उसको ऐसा लगे कि कोई जा रहा है और गुड्डा नहीं उछलता है ऐसे। अच्छा ऐसे होके गिर गई। अच्छा। तो ऐसे छोटे मोटे फॉल्स ऐसे रास्तों में होते रहते हैं और आई थिंक वो फन पार्ट है। बट जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ऐसे बाइक से या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत लोग नहीं होते, वुमेन सेफ्टी की तो बात आती है, पर जब मुसीबत में पड़ता है कोई या कुछ ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, आपकी बाइक रुक जाए, तो लोग कितने हेल्पफुल हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो? कि भाई नॉर्थ साइड जब आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर साउथ साइड कर रहे हो, कहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल है लोग? लोग हर जगह आज तक मुझे हेल्पफुल ही मिले हैं। मेरा आज तक भी सेफ्टी को लेके ऐसा कोई बेकार एक्सपीरियंस नहीं रहा है। 1-2 बार हुआ है कि हिमाचल उत्तराखंड साइड में रोड पे चल रही हूँ तो गाड़ी वाले फॉलो करे जा रहे हैं 15-20 किलोमीटर तक, लेकिन वो फिर थोड़ा क्राउडेड होता है एरिया, तो इतना डरने वाली बात नहीं होती। लेकिन कभी मैं सोलो गई हूँ तो टचवुड आज तक ऐसा ख़राब एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और कभी आप मुसीबत पड़े हो तो किसी ने हेल्प करी है आपकी? कुछ है याद है आपको कि आप कोई बाइक वाइक ख़राब हुई हो या रिपेयर मिल जाते हैं हर जगह, या किसी ऐसी जगह ख़राब हो गई जहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है, मैकेनिक, ऐसा कभी सिचुएशन पड़ी है? देखो छोटा बहुत रिपेयरिंग का सामान तो हम लोग साथ रख के चलते हैं, पंक्चर किट हो गई, टायर इन्फ्लेटर हो गया, ये सब। बाकी आज तक कोई भी अगर ऐसा इशू आया है तो हेल्प करी है लोगों ने। अभी इस राइड पे मैं गई थी तो मैं बिहार में थी, फर्स्ट टाइम मैं बिहार गई थी। तो उस टाइम पे छठ पूजा वाला टाइम चल रहा था, तो ढाबा दिख ही नहीं रहा है कोई पूरे रास्ते में, नेशनल हाईवे है, उस वाले पैच में बहुत कम ढाबे हैं। तो मेरे को भूख लगी है, खाना मिल नहीं रहा है कहीं भी, तो एक लकीली खुला दिख गया मेरे को ढाबा। तो मैं गई अंदर, उन्होंने बोला स्टाफ नहीं है यार हमारा, तो वो गए हुए हैं छठ पूजा मनाने। तो मैंने उनको बोला कि भैया चाय ही पिला दो। तो मैंने कहा नमकीन बिस्किट कुछ तो हो जाएगा? कह रहे कुछ नहीं है, बस चाय होगी। मैंने कहा चलो चाय पिला दो। तो मैं बैठी अंदर जाके, तो वो अंकल ने अपने एक बंदे को भेज दिया किसी दुकान पे, वो बाइक लेके गया अपनी, तो नमकीन बिस्किट ले आया मेरे लिए। ठीक है, फिर वो खावा के मैं निकल रही थी तो उनका एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ था बड़ा, उसमें बहुत सारे अमरूद थे। तो मैंने उसको बोला कि भैया ये दे दो, 1-2 अमरूद तोड़ के दे दो मेरे को, ताकि आगे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। तो उसने तोड़ के दे दिए मेरे को आराम से। तो मैंने वो चीज़ अपने यूट्यूब पे डाली तो लोग बोल रहे हैं कि आप लड़की थी ना इसलिए उसने कर दिया। हम होते तो डंडे मारते, देखो लड़की होने का लड़की थी तो अमरूद मिल गए, वरना लट पड़ते लड़कों को तो। इसलिए आपके लिए नमकीन बिस्कुट भी ले आए। लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हैं लड़की होने के। जैसे मैं रात में अंधेरा होता था तो मुझे होटल देखना ही पड़ता था। अगर हम लोग 2 लोग जा रहे होते हैं तो जैसे मैंने भी बताया कि दिल्ली से बैंगलोर हम चलते ही चले गए, लेकिन अभी 500 किलोमीटर करने में भी अकेले वो हो रहा था कि नहीं करना है, सेफ नहीं है। और क्या लगता है आपको सेफ्टी अलावा और क्या क्या नेगेटिव्स हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो फीमेल के लिए, कि सेफ्टी हो गई, और क्या क्या लगता है? सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस बहुत सारे लेने पड़ते हैं। एक तो वही हो गया कि रात में ट्रैवल नहीं करना। उससे क्या होता है कि अभी जो मेरी ये राइड थी, मैं घर से सोच के निकली थी कि 40 दिन में कर लूँगी, और बीच में कहीं रेस्ट भी लेना पड़ गया तो 45 दिन हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन लग गए वो 2 महीने, क्योंकि वो ऊपर से ठंड का टाइम था तो अंधेरा जल्दी हो जाता था, तो वो मैं डिस्टेंस डेली का उतना कवर कर ही नहीं पाती थी जितना सोच के चली थी। तो आप पहले एक जगह से दूसरी जगह निकलने से पहले सोच के चलते थे आज मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगी फिर यहाँ रेस्ट कर लूँगी, ऐसा प्लान्ड था सब कुछ, या आप जहाँ थक जाते थे वहाँ रुक जाते थे? नहीं, थकने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे थकने से पहले अंधेरा हो जाता था। अच्छा। हमेशा होता था कि सुबह सोच के निकलती थी कि आज यहाँ रुकना है, लेकिन बीच में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो जाते थे। मान लो अगर पहाड़ों पे हूँ, कहीं लैंड स्लाइड हो गई तो उसमें टाइम चला गया, तो वो फिर टाइम के हिसाब से मैं चेंज कर लेती थी। होटल बुक मेरा एंड मोमेंट पे ही होता था। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि गलती से आप मतलब कहीं किसी और होटल पहुंच गए हो, या फिर वो होटल नहीं है जो आपने बुक किया, कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्कैरी सा होटल, ऐसी लोकेशन है जहाँ पे भाई ये तो बड़ा शेडी सा होटल लग रहा है यार, यहाँ तो रुका ही नहीं जा सकता यार, डर लग रहा है? कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा एक बार हुआ था जब मुझे ओमकारेश्वर जाना था। मैं महाराष्ट्र में थी। कृष्णेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, वो छत्रपति संभाजी नगर में, तो वहाँ पे मैं रुकी हुई थी और वहाँ से मुझे जाना था ओमकारेश्वर। तो वहाँ के मेरे दर्शन हो गए थे। मेरा प्लान था कि अगले दिन मुझे निकलना है, लेकिन रात में मैंने एक दिन पहले ही होटल बुक कर दिया था
कि ये तो डिस्टेंस में कर लूँगी एक दिन में और पहुँच जाऊँगी ओमकारेश्वर। रात में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि सुबह मेरे से निकला ही नहीं गया और मैंने 2 दिन का होटल बुक कर रखा था। फिर मैंने उनको फ़ोन करा अगले दिन, मैंने कहा वो भैया आप ना एक दिन एक्सटेंड कर दो, गलती से एक डेट पहले का हो गया। वो करा मैंने जानबूझ के ही था। तो मेरे को पहले तो ये था कि यार मानेंगे नहीं, ऐसे लोग मानते नहीं कि आपने बुक कर दिया तो कर दिया, लेकिन वो लकीली मान गए। अब उन्होंने एक दिन आगे का कर दिया। अब मैं निकली उस दिन, लेकिन तबीयत इतनी थी, ज़ुकाम इतना हो रखा था कि सर इतना भारी हो गया था कि वो रास्ता मैं कवर कर नहीं पाई एक दिन में। तो मुझे एक दिन और रुकना पड़ गया बीच में। मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, भैया वो मेरी बाइक ख़राब हो गई, मैं ना बाइक से आ रही थी तो मैकेनिक नहीं मिल रहा, अंधेरा हो गया, प्लीज़ एक दिन और एक्सटेंड कर दोगे। तो उन्होंने थोड़ा बोला मेरे को, लेकिन उन्होंने कर दिया लकीली। मतलब ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई कर दे, उन्होंने तो 2 का कर दिया, कोई एक दिन का भी नहीं करता। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि हम कहीं जल्दी पहुंच गए, जनरली 11-12 बजे का चेक इन टाइम होता है, तो अगर हम 9 पहुंच गए या 10 पहुंच गए तो वो अर्ली चेक इन भी नहीं करने देंगे। उनको दिख रहा है बंदे आए हैं, बारिश में भीग रखे हैं, पूरे थके हुए हैं, अलाउ ही नहीं करेंगे। तो थोड़े रूड लोग भी होते हैं और अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पे राइड करने निकले हो, दूर जा रहे हो, और जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमेशा ना मतलब कभी कभार हम लोग गूगल मैप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल मैप्स कभी कभी धोखा भी दे देते हैं। तो आपके साथ कभी हुआ है किसी ट्रिप पे ऐसा? बहुत बार हुआ है कि गूगल मैप इधर उधर से निकाल के लेके गया है, बहुत गंदे गंदे रास्ते। जंगल वंगल का रास्ता कैच कर लेता है, फिर कुछ ना कुछ गलत रास्ते पे तुम घुस जाते हो, ऐसा हो रखा है? हाँ, हो रखा है। अच्छा ये बताओ आपका फेवरेट ज्योतिर्लिंग कौन सा था? कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप 12 ज्योतिर्लिंग गए, कैसा एक्सपीरियंस था? फेवरेट तो देखो सभी मंदिर अच्छे थे, सबकी जो वाइब्रेशंस वाइब्स वो सबकी अच्छी थी। लेकिन अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे बेस्ट मेरे को लगा रामेश्वरम। सोमनाथ भी बहुत सुंदर है लेकिन वो न्यूली बिल्ट है, रामेश्वरम है पुराना। तो जब मैं लाइन में लगी थी, अंदर तक जा रही थी, मेरी पूरे टाइम ना मुंडी ऐसे ऊपर ही थी। मतलब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देख के इतना हैरान हो गई थी कि मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी उस टाइम पूरी। क्या क्या बना हुआ है थोड़ा बताओ, क्या क्या दिख रहा था आपको? बहुत अलग तरीके का आर्किटेक्चर है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक भी नहीं है। मतलब थोड़ा साउथ का अलग होता है शेर, अगर यहाँ का शेर आप कंपेयर करोगे वहाँ का शेर कंपेयर करोगे थोड़ा अलग होता है। तो उनका जो भी उन्होंने बना रखा था बहुत अलग था। आप ऐसा लगता है कि पहले कैसे बना दिया ये, पहले के टाइम पे कि लाइक इतना पुराना है और तब ये बना था भाई। ये तो फील होता है। और कुछ आपको साउथ के टेम्पल्स ऐसे हैं कि उनके ना गोपुरम होते हैं चारों डायरेक्शन में, तो आपको बाहर से नहीं लगेगा कि ये मंदिर इतना बड़ा है। बाहर से आपको बस एक गोपुरम दिखेगा एक जगह से, लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो मतलब इतना वेल मेंटेन्ड और इतना वेल मेड होता है ना वो, मतलब आप प्रोसेस नहीं कर पाते। अगर आप पहली बार किसी साउथ के टेम्पल में जाओगे तो आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे कि कैसे बनाया है, कहाँ से इसकी एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, और अगर मैं एनर्जी वाइज पूछूं कि आपने 12 ज्योतिर्लिंग करे हैं तो आपको कहीं पे ज़्यादा एनर्जी फील हुई हो या कुछ एक्सपीरियंस आपको हुआ हो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ आपको कुछ, या 12 जो आपने कंप्लीट किए उसके बाद आपको कैसा लगा थोड़ा बताओ? जब मेरी कंप्लीट हो गई थी, लास्ट मैंने नागेश्वर किया था गुजरात वाला, तो उसके बाद वो मतलब उससे एक दिन पहले ना मुझे ये था कि यार बहुत हो गया, अब तेरा लास्ट है, करके फटाफट घर चल। लेकिन जब वो सुबह मैंने दर्शन किए वहाँ के, और तब मुझे घर जाने की जल्दी नहीं थी। अच्छा। उससे पहले थी, बहुत दिन से थी कि तेरा थोड़ा ही बचा है, कर ले और फिर घर जाना है, क्योंकि बहुत खिंच गया था वो। लेकिन जब मैं वो मंदिर के दर्शन करके निकली तो मैं इतनी अपने आप में एक काम वाली फीलिंग आ रही है और एक वो ग्राउंडेड वाली फीलिंग आ रही है। अब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सिखाई इस जर्नी ने मेरे को। जैसे जब मैं ईस्ट कोस्ट पे थी, विशाखापट्टनम मेरे को रुकना था, मेरी आइटिनरी में था, कोस्ट पे है वो। तो उड़ीसा में थी, भुवनेश्वर में। तो उस दिन पता, जब विशाखापट्टनम की तरफ जा रही थी तो पता चला रास्ते में कि साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन की वार्निंग थी। ठीक है, इतनी बारिश हो गई, बहुत ज़ोर से बारिश होने लग गई और इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी। ऐसा हुआ था कि मैं रोड पे लेफ़्ट लेन में चल रही हूँ, राइट लेन में ट्रक चल रहा है और मतलब ट्रक्स जा रहे थे आराम से। तो इतनी ज़ोर से हवा चली कि मैं लेफ़्ट लेन में हूँ, हवा के कारण मैं राइट लेन में चली गई। और मैं उस टाइम ये मैंने शुक्र मनाया कि मेरे साइड में ट्रक नहीं था, क्योंकि ट्रक तो नहीं हिलेगा ऑब्वियसली हवा में। मैं अगर ट्रक के नीचे चली जाती तो क्या होता, या फिर अगर मैं राइट लेन में चल रही होती, मैं डिवाइडर पे चढ़ जाती हवा से तो क्या होता। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने साइक्लोन का लैंडफॉल होना था उससे अगले दिन, जिस दिन की ये बात थी,
फिर मैंने 3-4 दिन वहाँ पे वेट करा और मैं कोस्ट पे नहीं रुकी, मैं थोड़ा अंदर जाके रुकी वहाँ पे। तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम घर बैठे देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। ऑब्वियसली एम्पैथी होती है, लेकिन जब आप उस सिचुएशन में होते हो ना, असली डर तब आपको लगता है। और मैं तो अंदर हूँ, बहुत ज़्यादा कोस्ट से होटल में बैठी हूँ, सेफ़ हूँ, लेकिन फिर भी वो डर था मेरे अंदर। फिर मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी कि जो लोग एक्चुअली में होते हैं अभी, जो लोग कोस्ट पे हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी। तो ये चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। और फाइनल डे पे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा काम थी, और ज़्यादा पीसफुल मेरे को लग रहा था, और ज़्यादा ग्राउंडेड फील हो रहा था। और आपको नॉर्थ और साउथ के टेम्पल्स में और क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिला, मंदिर के रूल्स को लेकर या फिर लोगों को लेकर? वहाँ के पंडित जी पूजा भी अलग अलग तरीके से करते हैं, कुछ आपने नोटिस करा जो आपको थोड़ा लगाओ, शॉकिंग लगाओ या थोड़ा सरप्राइजिंग लगाओ? और फीमेल्स को ऐसे मंदिर की एंट्री को लेकर कुछ रूल्स अगर आपको लगे हो, कभी आपको एंटर ना करने दिया हो, या पर्टिकुलरली कि साड़ी में आ पाओ या सूट में आओ, ऐसा कुछ कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ के टेम्पल्स में, वो है मैनेजमेंट का। अगर साउथ के टेम्पल्स की बात करूँ मैं, भीड़ भी होगी ना तो बहुत इजीली हो जाएगा, धक्का मुक्की बहुत कम होती है वहाँ पे। लेकिन नॉर्थ में लोग घुसते हैं, बस धक्के देते हैं और चलते हैं। साउथ में मतलब बहुत अच्छे से मैनेज हाँ, करते हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा। और कुछ? बाकी साउथ जो आरतियाँ होती हैं टेम्पल्स में, वो जो बड़ी आरतियाँ होती हैं वो अटेंड करी साउथ में? वहाँ की एनर्जी कैसी थी, कैसा होता है वो सब? साउथ में मैंने कोई आरती नहीं अटेंड करी। अच्छा। लेकिन वहाँ पे जो गर्भगृह होता है साउथ के टेम्पल्स का, जनरली वो अंधेरा रखते हैं उधर। यहाँ पे फुल लाइट वाइट होती है, नॉर्थ में लाइटेड रहता है वो, लेकिन वहाँ अंधेरा रखते हैं साउथ के टेम्पल्स में, और दीप जलाते हैं वहाँ पे, लाइट नहीं होती। ये मैंने नोटिस किया। और कोई ऐसी मूर्ति आपने देखी हो कि अलग सी, या कुछ बहुत पुरानी, या आपको किसी ने आपको बताया हो कि किसी मूर्ति के बारे में कि ये बहुत स्पेशल है? आप इतने मंदिर जा चुके हो, कोई देखी आपने? तिरुपति बालाजी मैं गई थी, तो उसके बारे में मैंने ऐसा सुना है कि उनके नाखून और बाल अब भी मतलब सच में बढ़ते हैं मूर्ति के। अच्छा। ऐसा सुना है मैंने। और आप बता रहे थे आपका आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ था जब वहाँ के सीएम ने भी आपसे बात करी थी? मैं चाहता हूँ वो बताओ आप ऑडियंस को। मल्लिकार्जुन जाना था मुझे, श्रीशैलम नाम के एक हिल स्टेशन तो नहीं बोलूँगी, वो वैसा टूरिस्ट प्लेस आ जाता है। तो वहाँ की फॉरेस्ट रेंज में है वो, नालामाला हिल्स नाम की रेंज है वहाँ पे एक श्रीशैलम करके टाउन बसा हुआ है, तो वहाँ पे है मल्लिकार्जुन। तो वहाँ पे मैं गई। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वहाँ के जो होटल्स हैं वो कहीं भी लिस्टेड नहीं है, वो आंध्र प्रदेश टूरिज़्म की साइट पे ही मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी कि वहाँ पे सोलो रुकने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। मैं एक सदन में गई, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो मेरे को था कि क्यों नहीं, कि आप, उन्होंने बताया भी नहीं मुझे क्लियरली कि नहीं आप जाओ, वो बताएंगे आपको, वो बताएंगे कहाँ रहना है। मैं चली गई, मैं पुलिस स्टेशन गई, तो पुलिस वाले ने मुझे बोला कि यहाँ पे ना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डॉर्मेट्री में रुक जाओ। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को अगर सिंगल, मतलब मेरे को अकेले ही रहना है, मेरे को रूम मिल जाता तो मेरे लिए ज़्यादा सेफ़ होता, मेरे लिए और मेरे सामान के लिए। तब भी उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे ना ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप डॉर्मेट्री में रुक जाओ। तो वो डॉर्मेट्री ढूंढने में भी बहुत टाइम लग गया मेरे को, क्योंकि वो वहाँ पे वैसी वाली डॉर्मेट्रीज बहुत थी, वो सेवा वाली होती है ना, जो 200 300 बेड्स एक ही हॉल में होते हैं। हाँ। तो वहाँ पे रुकना मेरे को सेफ़ नहीं लगा। फिर लकीली 1-1.5 घंटा घूमने के बाद मेरे को एक डॉर्मेट्री मिल गई, 6 बेड थे उसमें, तो वो मैंने पूरी ही ले ली कि हाँ कम से कम मेरा सामान सेफ़ रहेगा। तो वो वीडियो मैंने नॉर्मली डाली थी ऐसे अपना एक्सपीरियंस बताते हुए। मैं कभी भी कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलती अपनी वीडियो में। अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी है तो उसको ऐसे करके बोलूँगी कि वो ऐसा ना लगे कि किसी चीज़ की मैं ऑफेंस ना हो कोई। हाँ। तो मैंने वो वीडियो डाली उस टाइम पे। वो वीडियो डालने के बाद मैं महाराष्ट्र में थी, सोलापुर पहुंची थी पूरा कंप्लीट करके, रामेश्वरम वगैरह। तो सुबह सुबह मैंने कमेंट देखा यूट्यूब पे कि आपकी वीडियो की वजह से ना यहाँ पे हंगामा मच गया है। तो मैंने कहा किसी ने ऐसे ही लिख दिया होगा। फिर शाम को मुझे कॉल आता है कि हम डिप्टी सीएम सर के ऑफिस से बात कर रहे हैं,
सर ने आपकी वीडियो देखी और ऐसे ऐसे हो गया। तो मेरा पहला वो आपने नंबर कहाँ से निकाला मेरा? तो वो कहते हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को थोड़ा बहुत इशू हुआ था लेकिन वो एंड में मैनेज हो गया था, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, हो गया था ठीक ठाक। तो उनको ये था कि नहीं सर थोड़ा एक्शन लेना चाहते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी आ रहा है उसके साथ, तो वो चाहते हैं कि आप दोबारा आओ। उन्होंने मेरे से पुलिस वाले का नाम पूछा, मुझे नहीं याद था। तो मैंने कहा नहीं पता मेरे को। तो फिर उन्होंने बोला कि सर चाहते हैं आप दोबारा आओ और आपको अच्छे से इस बार प्रोटोकॉल के साथ दर्शन करवाएंगे, मल्लिकार्जुन के भी और तिरुपति बालाजी के भी। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो मैं महाराष्ट्र में हूँ, अभी मुझे अभी नहीं आ सकती मैं, क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करना है पहले पूरा, उसके बाद ही मैं आ पाऊँगी। तो ऐसा हुआ था कि मैंने उनको 10 दिसंबर की डेट दी थी कि अब मुझे 10 तारीख को फ़ोन करना, मैं तब दिल्ली पहुँच जाऊँगी। तो फिर बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि मन नहीं है, एक दिन का रेस्ट ले लिया, तो वो ऐसे होते होते थोड़ा और डिले हो गया था। तो मैंने 10 को बोला, 10 तारीख को फिर से फ़ोन आ गया कि कब आ रहे हो, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा अभी 2-3 दिन में मैं पहुंचूंगी घर, थोड़ा रेस्ट करूंगी 2-3 दिन, उसके बाद आऊँगी। तो फिर ऐसे करके हम फिर गए 19-20 तारीख के आसपास फिर से हम गए। और फैमिली को लेकर गए आप इस बार? हाँ, मैं भाई को लेके गई थी। तो फिर उनके पवन कल्याण सर, वो तेलुगु एक्टर भी हैं बहुत बड़े, तो उनका जो पीए था वो हमें अकम्पनी कर रहा था। उन्होंने हमें एक प्रॉपर अपना एक प्रोटोकॉल ऑफिसर दे रखा था जो हमें एयरपोर्ट पूरा मतलब उन्होंने हमारा किया अच्छे से, वो हमारे साथ थे पूरे टाइम। तो उनके पीए ने मुझे बोला कि सर के लिए ना लोग ऐसा फ़ोन आते हैं हमको डेली कि इतना करोड़ रुपए दे देंगे, अमेरिका से फ़ोन आते हैं जो इंडियन फैमिलीज़ बाहर हैं, हमारी सर के साथ एक फ़ोटो करा दो, मेरे नाम पे इतनी ज़मीन है, आधी ज़मीन आपको दे दूंगा, सर के साथ ये करा दो। बोलता आप पहले ऐसे इंसान हो जिसको हमें मनाना पड़ा सर से मिलने के लिए। यार वाह। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऑलरेडी कर रही थी, मैं बीच में छोड़ के नहीं आ सकती थी, वो भी मेरा काम था। तो हाँ, बट आप मिले उनसे? हाँ, उनसे मिले। उनके पास भी बाइक है, हार्ले डेविडसन फैट बॉय। अच्छा। फिर मैंने उनसे पूछा कि वो चलाते हैं अभी भी, तो ही सेड कि हाँ। बढ़िया बाइक है वो। हाँ, उनके स्टाफ ने बताया कि जब सर को थोड़ा ऐसा हो रहा होता है ना, बिना कुछ बोले बस चाबी उठाएंगे और निकल जाएंगे। और किसी को बता के नहीं जाते कहाँ जा रहे हो, हमें बस ढूंढना पड़ता है, उनके पीछे पीछे रहना पड़ता है कि हाँ सर यहाँ जा रहे हैं। ओह। वैसे आपकी कौन सी फेवरेट ट्रैवलिंग बाइक है कि भाई ये बाइक तो बेस्ट है, या आप कर लेना चाहते हो कि भाई मैं इस पे ट्रैवल करना चाहती हूँ? यार देखो, मेरे को ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं मेरे पे, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है और जनरली जो टूरिंग बाइक्स होती हैं, जो एडवेंचर बाइक्स होती है, वो बहुत ऊंची होती है, उनकी सीट हाइट बहुत ऊंची होती है। तो लोगों का जो मुझसे कनेक्ट बना है, या फिर लोग जो मेरी वीडियोस इतना देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं कि जो बाइक मैं चलाती हूँ, एक तो बहुत भारी है, ठीक है, और अभी कौन सी चला रहे हो? हिमालयन 450। अच्छा। वो बहुत भारी है और ऊंची भी है। तो जब मैंने वो स्टार्टिंग में बाइक खरीदी थी ना, तो 1-2 राइड पे मुझे भी इशू हुआ था उसको संभालने में। अभी तो मेरी मसल मेमोरी ऐसी बन गई है कि अभी दिक्कत नहीं होती। तो मेरे को मैसेज आ रहे होते थे, डीएम्स आ रहे होते थे, कमेंट्स आ रहे होते थे कि लड़के कर रहे होते थे कि मेरी तो हाइट 5'7" है, मेरी 5'9" है, मैं नहीं संभाल पा रहा, आप कैसे संभाल ले रहे हो। तो वो देख के लोगों को बड़ा ही होता था कि यार ये छोटी हाइट की बंदी ये बाइक लेके चल रही है, तो ऐसा क्या कर रही है ये। तो उस सेंस में मेरे लिए रेस्ट्रिक्शंस बहुत हैं कि बहुत सारी बाइकें मैं चला ही नहीं सकती अगर मैं चलाना भी चाहूँ तो। इस बाइक के साथ आप कंफर्टेबल हो कि भाई कहीं भी ले जा सकते हो? आपके हाँ, पास अभी है? हो गई हूँ। तो वैसे आपकी ड्रीम बाइक क्या है जो आपको लगता है आपकी हाइट के हिसाब से परफेक्ट बैटरी है, आपको वो खरीदनी है? एक बाइक आती है होंडा की, अफ्रीका ट्विन, लेकिन अफ्रीका अभी क्या? अफ्रीका ट्विन नाम है उसका, 80 बोलते हैं। ओके। लेकिन अभी थोड़े सालों से आनी बंद हो गई है। वो बोलते हैं ब्रांड की आएगा, तो देखो जब आएगी तो उसी के लिए वेट कर रही हूँ। अरे वाह। वैसे जब सोलो ट्रैवल करते हैं तो हमने ये सुना है कि 2-4 सोलो ट्रैवल करने के बाद ये समझ में आता है आदमी अपने आप को और पहचानता है, अपने बारे में जानता है। आपने कुछ चीज़ें डिस्कवर करी है अपने बारे में खुद इतना सोलो ट्रैवल करके? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा पेशेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ही बहुत था, लेकिन अभी मुझे अगर किसी को गुस्सा दिलाना है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कौन सी स्टेट का आपको सबसे अच्छा खाना लगा सिंस आपने पूरा इंडिया घूम लिया? आपको फेवरेट फूड? मेरे को महाराष्ट्र में मिसल पाव बड़ा पसंद आया। वड़ा पाव तो पसंद है ही। अच्छा, कैसा होता है वो टेस्ट वाइज? स्पाइसी होता है? स्पाइसी, हाँ स्पाइसी होता है। मतलब नमकीन, अगर मैं बोलूँ तो ऐसा सब्जी में नमकीन होती है,
अच्छा। और उसको फिर पाव के साथ खाना पड़ता है। ओ। शायद क्या पता मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही या नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरे हिसाब से ऐसा होता है। अच्छा। कि कोई ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ पर जिसकी बहुत हाइप बनी हो, ओवर हाइप्ड हो बेसिकली, हाँ, और आप पहुँचे, आपको नॉर्मल लगा हो। आई थिंक मनाली का ये सोलांग वैली और ये सब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ओवर हाइप्ड कर रखा है। क्योंकि सोलांग वैली मैंने दूसरी बार देखा था जब मैं लद्दाख जा रही थी। उससे पहले एक बार मैंने देखा है कि ऐसा ऐसा है। फर्स्ट टाइम में देखने में तो लगा, क्योंकि मैं घर से ही नहीं निकली थी बहुत ज़्यादा, तो लगा था कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी जगह है। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम लद्दाख जा रही थी, तो जब मैं सोलांग वैली क्रॉस कर रही थी, तो पहला थॉट जो मेरे माइंड में आया वो ये था कि यार ये तो फर्स्ट फ्लोर से पैराग्लाइडिंग कराते हैं। ढंग की नहीं होती, कहीं और जाना पड़ेगा करनी है तो बिलिंग टाइप्स। तो सोलांग वैली आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। हाँ। ओके। बट जब आप जैसे ट्रैवल करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी क्या देती है कि भाई ये चीज़ कर रही हूँ मैं, तो मज़ा आता है मुझे ट्रैवलिंग में? कुछ है ऐसी पर्टिकुलर चीज़? यही है कि बाइक चलाने को मिलती है और फिर नई नई जगहें देखने को मिलती है, जो बचपन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, मैं इतना घूम रही होंगी, इतनी चीज़ें देख रही होंगी। तो वही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी वही देती है बस। ट्रैवलर्स अक्सर ना हर जब भी जहाँ जाते हैं, इतनी जगहों जो जाते हैं, वो फ्रेंड्स भी अक्सर बना लेते हैं। आपने ऐसे दोस्त बनाए इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में? कोई है आपके कि जिनसे आप आज भी टच में हो? हाँ, कुछ लोग हैं। उदयपुर में मेरे दोस्त बने थे, मुंबई में बने हैं, तो उनके टच में मैं हूँ अभी भी। फॉरेनर्स मिलते हैं आपको आपकी ट्रिप्स पे? कभी कभार लद्दाख में ही मिले हैं बहुत सारे, बस, और कहीं नहीं इतने मिलते। और जब आप बताते हो इंडियंस को भी कि भाई मैं फीमेल सोलो ट्रैवलर हूँ, तो वो आपसे कुछ ऐसे सवाल करते हो या ऐसे रिएक्शन देते हो जो आपको याद रह गए हो कि भाई यार इतना भी क्या हो गया? फॉरेनर्स का पता है क्या है कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई देखे कि लड़की बाइक चला रही है तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। बाहर ये चीज़ कॉमन है। हाँ, ये तो नॉर्मल है। कोई भी मुझे फॉरेनर्स मिले हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि एक लड़का एक लड़की तो उनको मैं क्या ही बोलूँ कि यार मैं बंदी नहीं, बाइक चला रही हूँ। इंडियंस की बात कर रहा था मैं। जब आप इंडियंस को बताते हो या एल्डरली लोगों को या होटल वालों को पता चलता है कि आप बाइकिंग कर रहे हो, तो वो कुछ क्यूरियस होते हैं, पूछते हैं कुछ आपसे? हाँ, बहुत क्यूरियस होते हैं। आई थिंक सारे लोग क्यूरियस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो जो बैरियर होता है ना कि लड़की है, इससे बात करे नहीं करे। तो मेरी बाइक पे ना मैंने अपना यूट्यूब का नाम लिखवाया हुआ है, तो जब मैं चली जाती हूँ बाइक खड़ी करके तो सारे लोग बैठ के सर्च कर लेते हैं, और जब वापस आती हूँ तो मेरी ही वीडियोस चल रही होती है सबके फ़ोन में। या फिर तब उनमें से एक दो कोई पूछने आता है कि आप क्या कर रहे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। तो ऐसा है, क्यूरियोसिटी तो बहुत है लोगों में। हाँ। अब आपके आगे के क्या प्लान्स है? अब नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की हो रही है और कब हो रही है? नेक्स्ट ट्रिप तो मैं गुजरात जाने वाली हूँ। गुजरात तो आप हो नहीं आए? जो 2 ज्योतिर्लिंग तो वहीं है। लेकिन मैंने बस वो टेम्पल्स कवर किए ना। ऐसा था कि मैं बिल्कुल द्वारकाधीश के बगल से निकल गई, वो 4 धाम में से एक है, मैं वहाँ नहीं गई। क्योंकि मेरे को ये होता है कि जहाँ का सोच के मैं गई हूँ ना, मैं वहीं जाऊँगी। सारी चीज़ें एक बार मैं कवर कर लूँगी तो दोबारा क्या करने जाऊँगी। ओके। हर जगह ऐसी चीज़ छूट जानी चाहिए जहाँ दोबारा जाने का मौका मिले। करेक्ट। तो अब आप गुजरात का प्लान कर रहे हो? हाँ जी। सिर्फ गुजरात? हाँ, सिर्फ गुजरात। इस बार अच्छे से गुजरात एक्सप्लोरेशन होगा। तो फिर और टाउन गांव सब अंदर तक जाओगे या फिर थोड़े रोड मैपिंग कर रखी है कि यहाँ से यहीं जाऊंगी? नहीं, रोड मैपिंग होती है हमेशा। वो बस रास्ते में फिर जो आ जाता है वो एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं साथ में। अच्छा। कुछ ऐसी टिप्स या डूज एंड डोंट्स तुम देना चाहते हो जो अभी नया नया मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं उन लोगों को? सबसे बड़ा मेरा जो प्लस पॉइंट है और जो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करती हूँ वो ये है कि बी योरसेल्फ। बहुत सारे लोग होते हैं कि दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। तो मेरे से लोग कनेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एक वो जेन्युइनिटी दिखती है। लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे जैसी ही है। कुछ नहीं मिल रहा, अरे ये खा लूँगी, कहीं नहीं मिल रहा, अरे यहीं सो जाऊँगी। तो ऐसा थोड़ा रियल रहो, वो चीज़ लंबे टाइम तक चलती है। वो आपको आप फेक करोगे तो आप 4-5 साल कर पाओगे, उसके बाद आप खुद ही थक जाओगे। तो ऐसा वाला चीज़ है। जस्ट बी रियल एंड मेहनत करते रहो, चीज़ें होती हैं कभी ना कभी। मेरी तो मैनिफेस्टेशन आज तक चल रही है और मैं जो भी सोचती हूँ वो होता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ डेस्टिनेशंस को लेकर ही होती है, मुझे वहाँ जाना है, और भी कुछ? नहीं, बहुत सारे लाइफ गोल्स, बहुत सारी चीज़ों को लेके। अभी जैसे एक स्टोरी है, मैं पहले फ़ोन से व्लॉग करती थी। एक्शन कैमराज और वो सब तो थे मेरे पास, लेकिन मुझे लेना था एक कैमरा। तो मैंने एक सेकेंड हैंड कैमरा ख़रीदा सोनी का। तो
उसको मैंने 1-2 महीने यूज़ किया था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि द गैजेट्स आई यूज़। उसमें मैंने वो कैमरा दिखाया और उसमें मैंने नॉर्मली बोला था कि मेरे को ना FX3 लेना है ऐसे करके, FX30 लेना है, सॉरी, हाई एंड कैमरा पे स्विच करना है, जब भी लूँगी तो वो वाला लूँगी। तो मेरे को 1 महीने बाद सोनी की तरफ से मेल आता है और उनको ये था कि हमने हमारे जो बॉस है उन्होंने आपका वीडियो देखा है और हम चाहते हैं कि हम आपको कैमरा दें और आप वो कैमरा यूज़ करो। वाह यार, ये भी एक पर्क है लड़की क्रिएटर होने का भाई। भाई लड़कों को नहीं मिलता। ये असल में इसमें लड़की लड़का नहीं है, अच्छे कंटेंट क्रिएटर को मिल ही जाता है। आई थिंक जो जिससे आप कनेक्ट करते हो उनसे शायद हो जाता है। तो मैंने बोला FX30 था, वो हाफ फ्रेम क्या बोलते हो, APS-C वाला कैमरा है और उनका उस टाइम पे नया कैमरा लॉन्च होना था FX2 फुल फ्रेम कैमरा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको FX30 चाहिए तो हम वो दे देंगे, बट हम चाहते हैं कि आप ये वाला यूज़ करो। तो मेरे को था कि ठीक है, फुल फ्रेम से बेटर तो क्या ही होगा। तो उन्होंने वो कैमरा दिया मेरे को और मैं अभी वो यूज़ कर रही हूँ। और उनका ये है कि लाइफ टाइम तक मुझे टेक के रिगार्डिंग जितना भी हेल्प चाहिएगी तो सोनी मुझे बैक करेगा। ओ वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जो मैंने कभी सोची नहीं तो थी। PS5 दिलवा दो एक हमें। मैंने उनसे सेम क्वेश्चन करा था लेकिन वो उनके अंडर नहीं आता ना, वो गेमिंग का अलग है, कैमरा डिपार्टमेंट इमेजिंग वाला है बस। हाँ शिट यार 3 PS5 हो जाते अभी। क्या पता हमारी वीडियो देख के वो हमें PS5 भेज दे। 2 इन भिखमंगों को भाई ये लड़के से क्या। अच्छा स्वाति, आपकी ड्रीम रोड ट्रिप या ड्रीम डेस्टिनेशन या ड्रीम रूट क्या है जो आप करना चाहोगे लाइफ में? एक USA में एक रूट है जिसको रूट 66 बोलते हैं। अभी रिसेंटली मेरे को उसके बारे में पता चला है। आपने वो मूवी देखी है, डिज्नी पे आती थी, कार्स एनिमेटेड? पिक्सार का? यस वही। तो उसमें जो रूट वो इंट्रोड्यूस हुआ है ना, वो रूट 66 है। बेसिकली वो US के आई थिंक 14 या 15 स्टेट्स को कवर करता है एंड वो अराउंड 4000 किलोमीटर्स का है। तो शिकागो से शुरू होता है और कैलिफोर्निया तक जाता है। उसमें हर तरह के टेरेंस हैं, हिली एरिया भी है, डेजर्ट भी है, सिटीज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप छोटे छोटे विलेजेस से भी जाओगे तो उसके बारे में मुझे भी रिसेंटली पता चला है। तो वो मेरी फ़िलहाल ड्रीम डेस्टिनेशन है। ये मेरी मैनिफेस्टेशन भी है, शायद आपको बहुत जल्दी मैं करते दिख जाऊँ वो भी। बिल्कुल करोगे यार, हमें कोई डाउट नहीं है, आप बहुत जल्दी करोगे इसको। ऑल राइट, मज़ा आ गया आपसे बात करके स्वाति, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था और हमें उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। और जो लड़कियां स्पेशली एपिसोड देख रही हैं और जिनको मोटिवेशन की कमी लगती है, तो भाई आपने देखा कैसे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बस आप स्टार्ट करने की देरी है, चीज़ें अपने आप बनती चली जाएंगी। तो इस एपिसोड को हम यही ख़त्म करेंगे। आप स्वाति के चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इनके व्लॉग्स देखिए जिनकी भी हमने बात करी। और बस हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। स्वाति की लाइफ से जुड़ने के लिए इनका इंस्टाग्राम भी स्क्रीन पे आ रहा था, आप जाकर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हो तो भाई एक सब्सक्राइब बटन दबा दोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा हमें ज़िंदगी में। बाकी हम मिलेंगे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बाय।